Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. This is the last part of our रट्टाफिकेशन सीरीज़. ये हमारी रट्टाफिकेशन सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसका लास्ट पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे एनवायरमेंटल कन्वेंशंस की. बात करने से पहले इस पूरी रट्टाफिकेशन सीरीज़ पे आप जितने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए उन सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों के क्रूशियल टाइम में आपके काम आ पाया और आपका काम थोड़ा इजी बना पाया. हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपकी इस जर्नी को आसान बनाया जाए और आपके प्रिपरेशन में जो गैप्स हैं उनको फिल किया जाए. आई होप हम काफ़ी हद तक इस मिशन में कामयाब हो पाए होंगे. अब मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि आप लोग के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही लोगे. खुद पे भरोसा रखो और कमेंट्स में लिखो आई एम सक्सेस. आई एम सक्सेसफुल नहीं, आई एम सक्सेस. मैं ही सक्सेस हूँ, ठीक है. इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए क्योंकि अब आगे का जो गेम है ना वो कॉन्फिडेंस का ही है. आई एम सक्सेस, आई एम सक्सेस भर डालो कमेंट सेक्शन को, ठीक है. और शुरू करते हैं फटाफट एनवायरमेंटल कन्वेंशन का लेक्चर, ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन की. स्टॉकहोम कन्वेंशन किस रिलेटेड है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स. कुछ ऐसे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं ये जो बहुत लंबे समय तक एनवायरनमेंट में टिकते हैं. किसी की बॉडी में जाके उसके फैटी चेन वाली एसिड्स में अगर कोई पॉल्यूटेंट चला गया है, किसी की बॉडी के अंदर है वो फैटी चेन एसिड्स में वो पॉल्यूशन है, तो कैसे वो निकलेगा? एनवायरनमेंट तो लंबे समय तक रहेगा ना, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता रहेगा. तो ऐसे पॉल्यूटेंट्स को बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, जिनका लॉन्ग लाइफ स्पैन हो, जो बहुत टॉक्सिक होते हैं और बायो अकोमुलेशन के थ्रू बहुत लंबे टाइम तक एनवायरनमेंट रहते हैं. तो याद रखना ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर लिए गए हैं, ऐसे 12 हैं टोटल. उनको डर्टी डजन बोला जाता है. तो क्वेश्चन डायरेक्ट यही आ सकता है, डर्टी डजन्स इज रिलेटेड टू स्टॉकहोम कन्वेंशंस. ऑप्शन में भी रहेगा कि रिलेटेड टू स्पेशीज़ ऑफ बनाना, ठीक है. तो ऐसा कुछ मार्क करके मत आ जाना डजन देखते ही. डर्टी डजन मीन्स स्टॉकहोम कन्वेंशन के 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक है. इसमें एक चीज़ और है, प्रॉपर्टी ऑफ लॉन्ग रेंज एनवायरमेंट ट्रांसपोर्ट, ठीक है. एक प्रॉपर्टी दी गई है लॉन्ग रेंज एनवायरमेंट ट्रांसपोर्ट, इसको LRET करके है. तो अगर सिर्फ इतना आ गया एग्जाम में कि लॉन्ग रेंज एनवायरमेंट ट्रांसपोर्ट इज रिलेटेड टू व्हाट, या तो दिया होगा ऑप्शन में परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स या फिर दिया होगा स्टॉकहोम कन्वेंशन. दोनों सही होगा. LRET किससे रिलेटेड है? स्टॉकहोम कन्वेंशन से. देखो जैसे क्वेश्चन बनता है उसी तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक है. ये कब आया था कन्वेंशन? 2004 में. इंडिया ने रेटिफाई किया 2006 में, ठीक है. इंडिया ने एग्जम्प्ट किया है बैन ऑन DDT पे जो स्टॉकहोम कन्वेंशन बैन लगाता है उसका इंडिया ने बैन एग्जम्प्ट कर लिया क्योंकि इंडिया को ज़रूरत होती है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से डील करने के लिए. तो इंडिया को DDT पे एग्जम्पशन मिली हुई है. इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना. अब लास्टली ये कैसे याद रखोगे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से डील करता है? हो सकता है एग्जाम प्रश्न में भूल जाओ. तो किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लोगे, सपोज एक कंटेनर है उसमें बहुत चीज़ें आपने भर ली, तो क्या होंगी वो चीज़ें पॉप अप होकर के बाहर गिर जाएंगी, राइट. तो स्टॉक मत करो वरना चीज़ें पॉप होकर के बाहर आ जाएंगी, पॉप अप हो जाएंगी, राइट. या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्टॉक हो रहा है अगर कोई चीज़, तो या मूवी जा रहे हो आप, तो आप क्या करते हो, पॉपकॉर्न्स का पूरा स्टॉक भर के अंदर ले जाते हो मूवी के अंदर, राइट. पॉपकॉर्न्स का पूरा स्टॉक भर के मूवी देखने जाते हो. इस तरह से कैसे भी करके बस दिमाग में घुसा लो. स्टॉकहोम मतलब पॉप, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स. आगे चलते हैं. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बेसल कन्वेंशन. बेसल कन्वेंशन 1989 का कन्वेंशन है, ठीक है. 1992 में ये इन्फोर्स हुआ था, ठीक है. बेसल कन्वेंशन किससे डील करता है? कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट. जो हैजार्डस वेस्ट होते हैं उनका जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है एक देश से दूसरे देश में थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और उनका जो डिस्पोजल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से होते हैं हैजार्डस वेस्ट? कुछ बायोमेडिकल वेस्ट हो गए, लेड बैटरीज हो गई, केमिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए. ये सब एक देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू आते जाते रहते हैं, ठीक है. पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल हो गया, PCB. इंपॉर्टेंट ऐसे नाम भी याद रखा करो, ठीक है. तो इन हैजार्डस वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को, इसलिए इसमें एक क्लॉज रखा गया है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट का. ये क्लॉज कई सारे कन्वेंशन में यूज़ हुआ है, बेसल कन्वेंशन में भी हुआ है, ठीक है. तो बस प्रायर कंसेंट इन्फॉर्म कंसेंट मतलब आप अगर कोई चीज़ एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो
तो पहले आपको एक बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी पड़ेगी उस देश। सपोज आप कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हो कोई प्रोडक्ट, उसमें हैज़ार्डस वेस्ट मिला हुआ है उस प्रोडक्ट में, या हैज़ार्डस वेस्ट का यूज़ हुआ है उस प्रोडक्ट में, तो आपको पहले उस कंट्री को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, हम जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपको उसमें हैज़ार्डस वेस्ट मिला हुआ है, आप एक्सपोर्ट करना चाहते, इंपोर्ट करना चाहते हो कि नहीं। तो वो कंट्री अगर कंसेंट देगी, देन ओनली यू कैन एक्सपोर्ट दैट प्रोडक्ट टू दैट पर्टिकुलर कंट्री। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। पहले उनसे बता दो, उसके बाद कंसेंट लो, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, इसमें ई वेस्ट भी इंक्लूडेड है इस कन्वेंशन में, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, और जो शिफ्ट डिसमेंटलिंग के वक्त जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो भी इंक्लूडेड है। मरकरी और एस्बेस्टॉस वेस्ट भी इंक्लूडेड है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑप्शंस में आ जाता है, राइट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रॉटरडैम कन्वेंशन। रॉटरडैम कन्वेंशन, अच्छा ये जो बेसल वाला है, ये कैसे याद रखोगे कि ये हैज़ार्डस वेस्ट रिलेटेड है। मान लो भूल गए एग्जाम में, तो क्या करोगे, बेसल है तो याद रखना कोई चीज़ बासी हो जाती है तो वेस्ट हो जाती है ना, बासी हो गई तो वेस्ट हो गई, ठीक है। तो ये हैज़ार्डस वेस्ट हो गई, बासी हो गई, ठीक है, बासी वेस्ट, ऐसे करके याद रखना, बेसल वेस्ट से रिलेटेड है। वहीं जो रॉटरडैम है वो केमिकल्स रिलेटेड है। हैज़ार्डस वेस्ट रिलेटेड मतलब बेसल, हैज़ार्डस केमिकल्स की बात हो तो रॉटरडैम। कैसे याद रखोगे, कोई भी चीज़ जब रॉटन हो जाती है, कोई भी चीज़ सड़ कैसे, रॉटन मतलब सड़ना, रॉट होना मतलब सड़ जाना। रॉटन कोई चीज़ कब होती है, जब उसमें कुछ केमिकल लग जाता है, रॉटन बिकॉज ऑफ केमिकल। तो इस तरह से याद रखना कि रॉटरडैम केमिकल से रिलेटेड है, ठीक है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हैज़ार्डस केमिकल्स। जो ट्रेड हो रहा है एक देश से दूसरे देश में, उसमें कोई हैज़ार्डस केमिकल्स का ट्रेड ना हो जाए, इसका ध्यान रखो। इंडिया इस ट्रीटी को साइन तो कर चुकी है मगर अभी रेटिफाई नहीं किया है, ये बात ध्यान रखना। और क्या ध्यान रखोगे इसमें, ये जो कन्वेंशन है दैट क्रिएट्स अ लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीआईसी प्रोसीजर। इसमें भी प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी पड़ती है और इसके लिए लीगली बाइंड ऑब्लिगेशन है सभी कंट्रीज़ पे कि पहले आप प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लो, उसके बाद ही ये ट्रेड शुरू करो। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब इन्फो एक्सचेंज करो एक दूसरे से, ठीक है, कि इसमें हम आपको हैज़ार्डस केमिकल भेज रहे हैं, इस प्रोडक्ट में हैज़ार्डस केमिकल यूज़ हुए हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ याद रखना, एक्चुअली यूपीएससी आजकल क्या कर रहा है ना कि थोड़े से पुरानी न्यूज़ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 2022 में इस कन्वेंशन में 2 हैज़ार्डस केमिकल्स ऐड किए गए थे, उनका नाम देख लो, क्या पता यूपीएससी 3 साल बाद इनका नाम लिख दे पेपर में, तो आप सोचो ये क्या है, ठीक है। तो वी आर ट्राइंग टू गिव यू एवरीथिंग जहाँ से प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 2 नाम देखना, आइप्रोडायोन, ये एक तरह का फंजीसाइड है जो आपके फ्रूट्स पे, वाइन्स पे, ट्रीज पे छिड़का जाता है, ठीक है, एक तरह का पेस्टिसाइड्स बोल सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि फंगीसाइड भी एक तरह का पेस्टिसाइड ही है, राइट। तो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है ये, बट ये कार्सिजोनिक होता है बहुत सारा, इसलिए इसको बैन किया गया है। और दूसरा टर्ब्यूफॉस, टर्ब्यूफॉस सॉइल इंसेक्टिसाइड है, सॉइल में जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको मारता है टर्ब्यूफॉस। तो टर्ब्यूफॉस और आइप्रोडियोन याद रखना रॉटरडैम कन्वेंशन में जोड़े गए हैं एज ए हैज़ार्डस केमिकल्स। ये दोनों पेस्टिसाइड्स हैं, दोनों एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हांगकांग कन्वेंशन। ये 2009 का कन्वेंशन है, किस लिए है, जो शिप्स की रिसाइकलिंग होती है, शिप्स की जो रिसाइकलिंग होती है वो एनवायरमेंटली साउंड होनी चाहिए। ये नहीं कि आप शिप्स की रिसाइकलिंग करो तो बाकी सारा जो वेस्ट हो रहा है शिप में फेंक दिया। सेफ़ और एनवायरमेंट तरीके से शिप को रिसाइकिल करो। शिप को रिसाइकिल करने का मतलब क्या है, जो शिप्स ख़राब हो गई, टूट फूट गई, वो रिसाइकिल करने के लिए कहीं जाती हैं। तो यूजुअली ऐसे रिसाइकलमेंट पोर्ट पे ही होता है, समुद्र के किनारे ही होता है। तो उस जगह पे शिप्स की रिसाइकलिंग बहुत रिस्पॉन्सिबली हो और एनवायरमेंटली साउंड तरीके से हो, उसके लिए बनाया गया है हांगकांग कन्वेंशन, ठीक है। याद रखना, यूपीएससी ऑप्शन देगा, हांगकांग कन्वेंशन डील्स विद द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, तो सही हो जाएगा। लेकिन हांगकांग कन्वेंशन में अगर डायरेक्ट बोले कि यूज्ड फॉर रिसाइकलिंग द शिप्स, तब गलत हो जाएगा। ये शिप्स को रिसाइकिल करने का कन्वेंशन नहीं है, ये शिप्स की जो रिसाइकलिंग हो रही है उसको सेफ़ तरीके से करने का कन्वेंशन है। इंडिया क्योंकि लीडर है पूरे वर्ल्ड में शिप की रिसाइकलिंग का, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एक अड्डा है, अलांग सोकिया शिप ब्रेकिंग सेंटर है। अलांग सोकिया शिप ब्रेकिंग यार्ड कहाँ पे है, गुजरात में है। ये बहुत ज़्यादा ग्लोबली बहुत शिप्स यहाँ पे आती हैं रिपेयर होने के लिए। तो इंडिया लीडर है ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग में, इसलिए इंडिया का शेयर 30% है, इसलिए यहाँ पे हांगकांग कन्वेंशन और इम्पॉर्टेंट है फॉलो होना। कैसे याद रखोगे कि हांगकांग शिप्स रिलेटेड है, आपके पास कोई शिप रिपेयर करने आए तो आप क्या बोलोगे, अब इसको पढ़ने के बाद आप बोलना हाँ हाँ होंगी,
होंगी शिप्स रिपेयर बट सेफली होंगी। अब होंगी शिप्स रिपेयर आपकी रिसाइकिल होंगी बट सेफली होंगी, ऐसे बोल देना, होंग से होंगी शिप्स रिपेयर, ठीक है। अब मार्पोल कन्वेंशन देख लो। मार्पोल कन्वेंशन 1973 का कन्वेंशन है, ठीक है। और ये जो है, जो शिप से होने वाले पॉल्यूशन है उसको प्रिवेंट करने की बात करता है। जैसे शिप चल रही समुद्र में तो उनसे कितने तरीके के पॉल्यूशन हो सकते हैं, उसके लिए अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं, एनेक्स बनाए गए हैं। तो अलग अलग एनेक्सेस में अलग अलग तरह के पॉल्यूशन मेंशन है, जैसे कि एनेक्स 1 में ऑयल पॉल्यूशन बाई शिप, एनेक्स 2 में नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंसेस रिलीज बाई शिप्स, एनेक्स 3 में पैकेज्ड सब्सटेंसेस इन द शिप, एनेक्स 4 में सीवेज फ्रॉम द शिप, एनेक्स 5 में गार्बेज फ्रॉम द शिप्स और एनेक्स 6 में एयर पॉल्यूशन फ्रॉम द शिप। तो इंडिया ने इन सभी एनेक्सेस को रेटिफाई किया है, ये बात याद रखना। ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया ने अभी तक इनमें से सिर्फ 2 ही एनेक्सेशन साइन किया, ऐसा नहीं है, इंडिया ने सारे एनेक्सेस को साइन कर रखा है ऑफ मार्पोल कन्वेंशन। ये कैसे याद रखोगे कि मार्पोल कन्वेंशन शिप से रिलेटेड है। मार पड़ेगी अगर शिप में से नीचे पॉल्यूशन किया तो, शिप से पॉल्यूशन फेंका समुद्र में तो मार पड़ेगी अगर शिप पॉल्यूशन किया तो, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट इज रामसर कन्वेंशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आता है, लेकिन इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हर नज़रिए से इसको देख लेते हैं। ये कन्वेंशन डील करता है कन्वेंशनल एंड वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड का कन्वेंशनल और वाइज तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। कौन कौन से वेटलैंड्स, चाहे वो नेचुरल वेटलैंड्स हो या ह्यूमन मेड वेटलैंड्स हो, दोनों तरह के वेटलैंड्स को। ये नहीं कि सिर्फ नेचुरल वेटलैंड्स की बात हो रही है, नेचुरल हो या ह्यूमन मेड, सबका अच्छे से देखभाल करनी है। ह्यूमन मेड कैसे वेटलैंड्स होते हैं, फिश पॉन्ड हो गए, राइस की फील्ड हो गई, वाटर रिजर्वायर्स हो गए, लेक्स हो गए, ये सब ह्यूमन मेड होते हैं। नेचुरल में ओसेस हो गया, मार्श लैंड्स हो गए, ये सब नेचुरल होते हैं, राइट। अच्छा, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक डेटाबेस है ऐसी रामसर साइट्स का जो कि चैलेंजेस फेस कर रही हैं। तो इंडिया में पहले ऐसी 3 रामसर साइट्स थी, अभी 2 ही बची हैं। पहले चिल्का लेक भी थी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, क्योंकि चिल्का लेक में खतरा था चिल्का लेक को, उड़ीसा वाली, बट उसको अभी निकाल दिया गया। अब चिल्का लेक नहीं है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, अभी सिर्फ केवलादेव नेशनल पार्क है राजस्थान का और लोकटक लेक है मणिपुर का, क्योंकि ये लोग को थोड़ा सा डेंजर अभी बचा हुआ है। तो इंडिया में 2 रामसर साइट्स मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, ठीक है, ये याद रखना एक तो। और ये भी याद रखना कि इंडिया में टोटल 89 रामसर साइट्स हैं। इंडिया रामसर साइट्स के नंबर के मामले में ग्लोबली 3rd नंबर पे है, और सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे हैं? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। अच्छा, इंडिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ हैं? तमिलनाडु में मैक्सिमम है, और यूपी 2nd नंबर पे है रामसर साइट्स के मामले में। रिसेंटली सिक्किम और झारखंड को उनकी फर्स्ट रामसर साइट्स मिली है। इसके पहले सिक्किम और झारखंड में कोई रामसर साइट्स नहीं थी। तो सिक्किम में जो रामसर साइट्स है उसका नाम है खेचियोल परी, और झारखंड में जो नई रामसर साइट्स है उसको नाम है उधवा। क्या पता मैथ द कॉलम में आ जाए, क्योंकि नया न्यूज़ में था ये, ठीक है। ये सिक्किम और झारखंड की फर्स्ट रामसर साइट्स हैं। एक चीज़ और जान रहे रामसर साइट्स के बारे में कि रामसर साइट्स को डिक्लेयर करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते होंगे। तो बाकी के जो क्राइटेरियाज हैं रामसर साइट्स को डिक्लेयर करने के, वो तो बहुत ऑब्वियस हैं, आप ऑप्शन देखते ही कह दोगे हाँ हैं। कुछ 3 स्पेसिफिक क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, इनको पढ़ लो। यूपीएससी शायद ऐसे स्टेटमेंट में खेल कर सकती है। पहला क्राइटेरिया है रेगुलरली अकोमोडेट एटलीस्ट 20,000 वाटर बर्ड्स। एक ऐसा लेक, सपोज लो एक ऐसा लेक है जो डेली एटलीस्ट 20,000 वाटर बर्ड्स को एकोमोडेट कर रहा है डेली बेसिस पे। तो एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। दूसरा, सपोर्ट कर रहा है एटलीस्ट 1% ऑफ सिंगल वाटर बर्ड स्पीशीज़। किसी एक सिंगल वाटर बर्ड स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को, 1% पॉपुलेशन को वो वेटलैंड सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, डेली बेसिस पे। और सपोर्ट करता है एटलीस्ट 1% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ नॉन एवियन एनिमल्स, मतलब वाटर बर्ड को भी 1% को सपोर्ट करे और 1% नॉन एवियन एनिमल्स को भी सपोर्ट करे, ऐसा वेटलैंड रामसर साइट्स में जाएगा। नॉन एवियन एनिमल्स मतलब जो उड़ नहीं सकते जानवर, उनको भी सपोर्ट करो, और उड़ने वाले वाटर बर्ड्स को भी सपोर्ट करो, 1% दोनों में, और एटलीस्ट 20,000 वाटर बर्ड्स को एकोमोडेट करो रेगुलरली, तब जाके आपको रामसर साइट्स का दर्जा मिलेगा, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्या पता यूपीएससी पूछ ले। अब बात करते हैं साइट्स की। साइट्स यानी कि कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़, इसका सेक्रेटरीट यूएनईपी ही एडमिनिस्टर करता है। तो यूएनईपी का सेक्रेटरीट कहाँ है? जेनेवा में। तो साइट्स का भी सेक्रेटरीट जेनेवा में ही है, राइट। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड करेगा तो वो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग करेगा। इसमें 3 अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स 1,
ऐसे एनिमल का ट्रेड जो कि डेंजर हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ऐसे स्पीशीज़। सेकंड, ऐसे स्पीशीज़ जो बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट तो नहीं होने वाले, बट उनकी मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है, मॉनिटर करना जरूरी है उनको। अपेंडिक्स थर्ड में ऐसे स्पीशीज जो कि एटलीस्ट वन कंट्री में प्रोटेक्टेड का दर्जा उनको मिल चुका हो। तो इनके अपेंडिक्स में ये 3 चीज़ें याद रखना साइट्स के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4 में साइट्स वाले स्पीशीज़ को रखा गया है। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, उसमें शेड्यूल 4 में साइट्स वाले स्पीशीज़ को डाला गया है। अच्छा, कैसे इस्टेब्लिश किया गया इसको? वाया वाशिंगटन कन्वेंशन, याद रखना, वाशिंगटन कन्वेंशन इज रिलेटेड टू साइट्स। ठीक है ना, कल बताया था करंट अफेयर वाली क्लास में, अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। लीगली बाइंडिंग है ये लीगली बाइंडिंग है साइट्स वाला। डज नॉट टेक प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। लीगली बाइंडिंग तो है, लेकिन हमारे नेशनल लॉ की जगह नहीं ले सकता। इंडिया ने कब ज्वाइन किया साइट्स? 1976 में। इतनी बातें इसके बारे में याद रखना। अब ये नेक्स्ट कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको CBD बोलते हो आप लोग, ये तो बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा, राइट। ये कब फॉर्म हुआ था? अर्थ समिट जो 1992 में हुई थी रियो डी जेनेरियो में, वहाँ पे CBD का फॉर्मेशन हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नाम से ही पता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने का इनिशिएटिव है अंडर UNEP। ठीक है, लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है ये। इसमें याद रखना, USA UN का मेंबर तो है, बट CBD का पार्ट नहीं है। USA CBD का पार्ट नहीं है। और इसकी गवर्निंग बॉडी क्या होती है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ द गवर्निंग बॉडी ऑफ CBD। सेक्रेटेरिएट कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका सेक्रेटेरिएट है, राइट। रिपोर्ट कौन सा रिलीज करता है CBD? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक। ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी है तो बायोडाइवर्सिटी आउटलुक ही होगा ना। तो इस तरह से हमने ये इंपॉर्टेंट कन्वेंशन देखे। आगे और देखते हैं। CBD के तुरंत बाद हमेशा 2 कन्वेंशन पढ़ा करो, कार्टाजेना और नागोया, क्योंकि ये दोनों CBD के ही सप्लीमेंट्री पार्ट हैं, बाद में ऐड किए गए। कार्टाजेना प्रोटोकॉल में क्या किया गया? इसमें बायोडाइवर्सिटी के ऊपर सारा था, तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग एंड मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके बारे में, उनके प्रोटेक्शन की बात की गई। ठीक है, इसमें जब भी आप कोई लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी पड़ेगी उस कंट्री से। ठीक है, बताना पड़ेगा कि हम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है आपके यहाँ भेज रहे हैं। जैसे पीछे पढ़ा था ना प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, वैसे ही यहाँ पे है एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इस कार्टाजेना प्रोटोकॉल में इसका नाम लिखा गया। और इसमें एक बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस बनाया गया है। ये एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन की आपको हम बता रहे हैं कि इस जो हम सामान भेज रहे हैं उसमें लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी हैं, तो ऐसी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देने के लिए बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस बनाया गया है। क्वेश्चन आ सकता है, बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस रिलेटेड टू कार्टाजेना प्रोटोकॉल, या फिर CBD भी लिखा रहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल फैमिली है तो पार्ट CBD का ही ना, तो ये याद रखना। ठीक है, इंडिया इज पार्टी टू कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये बात ध्यान में रखना। ये नागोया प्रोटोकॉल क्या है? ये भी एक तरह का इंटरनेशनल एग्रीमेंट है अंडर CBD के ही अंडर। ठीक है, इसमें क्या किया गया? जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है, उससे उसके मतलब जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज का आप यूज़ कर रहे हो किसी बायोलॉजिकल चीज़ का, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के जेनेटिक रिसोर्स अगर यूज़ कर रहे हो तो उससे जो भी बेनिफिट हो रहा है उसकी शेयरिंग करो और उसका एक्सेस भी इक्वली सबके पास हो। इसके रिलेटेड है नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स शामिल किए गए हैं और प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी चल रहा है। ठीक है ना, जैसे आप किसी जेनेटिक रिसोर्स को यूज़ कर रहे हो या किसी ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ कर रहे हो रिगार्डिंग उस जेनेटिक रिसोर्स के, तो फिर वो चीज़ आपको सबके साथ शेयर करनी पड़ेगी। इसके लिए ये नागोया प्रोटोकॉल बनाया गया है, राइट। चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, हर चीज़ का बेनिफिट अगर कुछ यूज डेराइव कर रहे हो तो उस बेनिफिट का यूज़ सबको मिलना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है इसका नागोया प्रोटोकॉल को पढ़ते वक्त। अब कुछ और देख लो, ये बॉर्न कन्वेंशन है। बॉर्न कन्वेंशन किसका है? माइग्रेटरी स्पीशीज़ रिलेटेड है, जो स्पीशीज़ माइग्रेट करते हैं ना उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ बोलते हैं। तो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ CMS आ जाए या बॉर्न कन्वेंशन आ जाए, दोनों सेम ही बात है। ये एक्चुअली बॉर्न जर्मनी में साइन हुआ था, इसलिए इसका नाम 1979 में बॉर्न कन्वेंशन दे दिया गया। ऑफिशियल नाम इसका कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं, ऐसे स्पीशीज़ जो एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट करते रहते हैं। इसमें 2 अपेंडिक्स हैं, फर्स्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को और सेकेंड ऐसे स्पीशीज़ जिनको कंजर्व करने की ज़रूरत है। हाईएस्ट नंबर स्पीशीज़ कौन से हैं इसमें? अफ्रीका। ठीक है, हाईएस्ट मेंबर्स, सॉरी, ये जो बॉर्न कन्वेंशन साइन करने वाले सबसे ज़्यादा अफ्रीका से हैं और उसके बाद यूरोप से हैं, राइट।
कैसे याद रखोगे बॉर्न कन्वेंशन रिलेटेड टू माइग्रेटरी स्पीशीज? आप कहीं अपने देश से दूसरे देश में माइग्रेट करते हो तो आप क्या बोलते हो? बॉर्न वॉयज। बॉर्न वॉयज मतलब होता है गुड बाय, ठीक है। कहीं आप जा रहे हो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में तो आप बोलोगे ना बॉर्न वॉयज। बॉर्न वॉयज का मतलब होता है गुड बाय, ठीक है। तो बॉर्न वॉयज बोल के आप माइग्रेट कर गए, तो बॉर्न से माइग्रेटरी स्पीशीज याद आना चाहिए। नेक्स्ट इज वियना कन्वेंशन। ये सब मैंने कल भी बताया था अपने करंट अफेयर वाले में, इसलिए आज फिर डिटेल में बता रहा हूँ। वियना कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन था, राइट। यानी कि जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है उसको कम करना है, राइट। तो ये कैसे कम करेंगे? वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज, ऐसे और भी वियना कन्वेंशन है, राइट। तो वियना कन्वेंशंस और मोनोट्रील प्रोटोकॉल, ये दोनों जो हैं फर्स्ट यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटीज हैं, इसको इतना याद रखना। वियना प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये दोनों फर्स्ट यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटीज हैं। तो वियना कन्वेंशन हमने क्या किया कि हमें ओजोन का जो डिप्लीशन है उसको मतलब रिमूव करना है और ओजोन को प्रोटेक्ट करना है, राइट। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आया मॉन्ट्रियल कन्वेंशन या मॉन्टीन प्रोटोकॉल। इसमें क्या किया गया? CFCs पे बैन लगा दिया गया। CFC जो यूज़ होते थे AC में, रेफ्रिजरेटर में, उसमें बैन लगा दिया गया क्योंकि पता चला कि वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। उसकी जगह HFC का यूज़ किया जाएगा, ये बोला मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में, राइट। HFC का यूज़ किया जाएगा। तो इंडिया ने पूरी तरह से CFC को रिमूव कर दिया है। अभी खाली मीटर्ड डोज इनहेलर में यूज़ होता है CFC, बाकी कहीं नहीं यूज़ होता है, ठीक है। तो इंडिया में भी रिप्लेस हुआ, वर्ल्ड वाइड भी CFC से HFC को रिप्लेस कर दिया। फिर बाद में पता चला कि HFC तो ग्लोबल हाउस गैस है और वो कार्बन, वो मतलब क्या कर रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रहा है क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस है HFC। तो इसलिए किगाली कन्वेंशन साइन किया गया। इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड किया गया और बोला गया कि HFC यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। HFC जो है ग्रीन हाउस गैस है, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसकी जगह HFO यूज़ करेंगे, अब HFO यूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद क्या हुआ? क्योटो एडजस्टमेंट हुआ 2018 में। क्योटो एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू किगाली कन्वेंशन, याद रखना। क्योटो एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, याद रखना। क्योटो एडजस्टमेंट कहाँ है? क्योटो कंट्री कहाँ है? इक्वेटर में। देखो हर जो नाम हो ना उसका कंट्री जरूर याद रखोगे, मैच करने में ऐसी कंट्री देते हैं। तो क्योटो कहाँ पे है? इक्वेटर में है। यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट हुआ कि ये जो किगाली कन्वेंशन है इसका अच्छे से कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, राइट। लास्ट हम पढ़ेंगे क्योटो कन्वेंशंस। क्योटो कन्वेंशंस क्यों है? टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को रोकने के लिए बहुत फेमस है ये। तो प्रिंसिपल क्या है? कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्योटो कन्वेंशन की बात हो रही है। मेंबरशिप, फर्स्ट ज्वाइन UNFCC, ठीक है। दोहा अमेंडमेंट हुआ है इसमें, जिसमें टारगेट को चेंज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्योटो कन्वेंशन से याद रखना, और इसके पे बहुत बेसिक क्वेश्चन आने के चांसेस कमी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो UPSC ऐसे बहुत पॉपुलर चीज़ों से क्वेश्चन नहीं पूछता, राइट। लास्टली एक और बचा है मिनामाता कन्वेंशन। ये देख लो, मिनामाता कहाँ पे, मतलब ये आपके जापान की बात हो रही है, राइट। ये कन्वेंशन में मरकरी से प्रोटेक्शन की बात की जाती है। हेल्थ और एनवायरनमेंट को मरकरी से बचाना है। UNEP के अंडर ये कन्वेंशन है। इससे मेमोरी, अगर मरकरी से बचाया नहीं गया हेल्थ को तो मेमोरी लॉस हो सकता है, लैंग्वेज इंपेयरमेंट हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसलिए मिनामाता कन्वेंशन का मतलब कन्वेंशन किया गया है, राइट। तो इसी के साथ हमारे सारे एनवायरनमेंट के जो कन्वेंशन हैं वो फिनिश होते हैं। इस PDF में मैंने एक चीज़ और अटैच करी है, एक पेज का है वो। ये सारे लॉज, की एनवायरनमेंट लॉज, इसकी विजिबिलिटी थोड़ी पुअर है इसलिए वीडियो में कवर नहीं करूँगा, और वीडियो में कुछ पढ़ाने का है भी नहीं। सारे जो लॉज है ना एनवायरनमेंट के, देखो सारे लॉज एक पेज में दे दिए हैं। इनको बस एक बार रीड कर लेना आप, क्या पता लॉज से क्वेश्चन आ जाए। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये सारे एक्ट्स एक बार देख लेना। 1-2 मिनट लगेगा मुश्किल से, एक बार देख लेना। मोटी मोटी चीज़ें अगर एग्जाम में आ गई तो आपका कल्याण हो जाएगा। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ अटैच किए हैं। क्या चीज़? ये नेशनल पार्क अटैच किए हैं, ठीक है। नेशनल पार्क पढ़ने का तरीका देखो, एक तरीका तो है कि अब तक आपने इसको रट डाला होगा नेशनल पार्क को, क्योंकि ये परसों एग्जाम है तो अब तक तो नेशनल पार्क याद ही हो गए होंगे, राइट। अगर आपने अभी तक कोई ट्रिक बना के नेशनल पार्क नहीं याद किया है और आपको अभी डर लग रहा है कि नेशनल पार्क नहीं कर पाओ, देखो इसका तरीका होता है पढ़ने का। नेशनल पार्क तो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो 106 नेशनल पार्क है, सबको सारे रट नहीं सकते कौन से कहाँ हैं, ठीक है। रट भी लिया तो एग्जाम में कितना याद रखोगे, तो इसको ऐसे पढ़ा करो। थोड़ी देर शांति से 5 मिनट ये मैप सामने रख के बैठ जाना। ये मैंने नॉर्थ इंडिया के नेशनल पार्क का दिया है, ऐसा ही यहाँ पे साउथ इंडिया के नेशनल पार्क का अलग है। तो दोनों मैप सामने लेके बैठना। पहले नॉर्थ इंडिया वाले देखना कौन कौन सा नेशनल पार्क नॉर्थ इंडिया में, एक नाम देख लेना, सर इसका यहाँ पे है, ठीक है। कोई स्टेट मत देखना, बस एक मैप में इमेज होनी चाहिए कौन सा कहाँ है। सपोज डायनासोर आ गया तो आपको उस
इस वाला का याद नहीं आना चाहिए, यहाँ पे डायनासोर था, आपको याद आना चाहिए डायनासोर यहाँ कहीं था। ब्लैक बक आ गया तो ब्लैक बक इस तरफ वेस्ट साइड में था। ऐसे ना एक बार एक एक नाम सिंगल सिंगल नाम देख लें। नोकरेक यहाँ कहीं था, ठीक है, इस तरफ। ये जो आपका फोंगुई माउंटेन वाला है, ये यहाँ कहीं था। तो ऐसे करके इस मैप को ना बैठ के एक नज़र देख लेना, ध्यान से देख लेना, क्योंकि यूपीएससी जब अगर उसको खेलना होता है ना, तो वो बोल देगा कि डायनासोर फॉसिल फ्रॉग तमिलनाडु में है। इतना तगड़ा, मतलब वो बिल्कुल बगल बगल के ऑप्शन नहीं देगा, वो बिल्कुल सीधे देगा सिंगालीला नेशनल पार्क, बोलेगा कि वहाँ है आपका केरला में। जबकि आपने देखा है सिंगालीला तो इस तरफ यहाँ नॉर्थ इंडिया में कहीं था। तो बस इतना इतना ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से आइडिया ले लेना कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। ऐसे ही साउथ इंडिया के देख लेना, ठीक है, कि राजीव गांधी की बात हो या बैनरगट्टा की बात हो तो याद रखना कि यहाँ कहीं है बैनरगट्टा, ठीक है। इंडिया का मैप तो याद ही, उस हिसाब से अपना स्टेट गेस कर लेना। मिडिल बटन आइलैंड की बात आ जाए तो याद रखना ये तो मैंने अंडमान में देखा था, ठीक है। ऐसे ही ये मरीन नेशनल पार्क की बात आया तो ये नहीं कि अंडमान कर दिया, मरीन नेशनल पार्क है तो यहाँ ये वाला एरिया करना, ठीक है। मथिकेट्टम छोला नेशनल पार्क आ गया तो इस तरफ था, एकदम इस तरफ की लिस्ट देख लेना, इस तरफ की लिस्ट देख लेना, थोड़ी थोड़ी बीच की लिस्ट देख लेना। सिमलीपाल यहाँ पे है, ठीक है, कासू ब्रह्मानंद यहाँ पे है, मुर्गावाणी यहाँ पे है। ऐसे बस इंडिया के मैप में कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है उसका हिस्सा देख लेना। तो जब क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको बिल्कुल अगर रॉन्ग स्टेटमेंट होगा तो वो क्लिक कर जाएगा। आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए बता रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स का भी लिस्ट दी हुई है इस पीडीएफ में, एक बार इनको भी देख लें तो ईजी है, तो सबको रटी हुई होंगी, फिर भी एक बार पीडीएफ से याद कर लेना, ठीक है। इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पे दे रहे हैं, यहाँ से आप ले लेना। और यहीं के साथ हमारा जो लास्ट लेक्चर है रेक्टिफिकेशन सीरीज़ का वो ओवर होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। मिलते हैं कल एक अच्छे से मोटिवेशनल वीडियो के साथ, आप लोग से मिलता हूँ, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।